कि 2024 में जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अभी से मुसलमान को वो भरी मजलिस में बेइज्जती करने का काम किया और वो इंसान मुसलमान के बारे में सोच रहा है। मुसलमान के बारे में कोई पार्टी नहीं सोच रहे हैं, बस हम लोगों को जो है वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी का सरकार में अफसरशाही इतना बढ़ गया है कि आप भी जान रहे हैं, अवाम भी जानते हैं, सब कोई जानते हैं। उसका भाई का भी बयान आया है कि उसके सामने उसका भाई को मारा है। तो इसका जांच होना चाहिए, प्रशासन का ऊपर पूरा जांच होना चाहिए और अगर प्रशासन गलत किया है तो उसको सजा मिलना चाहिए। हमारी जो पार्टी है उसका पूरा तैयारी चल रहा है पूरे बिहार में। हम मजबूती के साथ हमारी पार्टी इस बार इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी भी मिलेगी। मुश्किल का पर्वा वो लोग कहते हैं जो लोग कमज़ोर है। हम लोग कहाँ कमज़ोर है, हमारी पार्टी कहाँ कमज़ोर है और जो सीमांचल है यहाँ पर आपको कहाँ कमजोरी बुझा रहा है। हमारे नहीं सुनिए, हमारी पार्टी मजबूत है, हम मजबूत के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। धोखेबाज को धोखा ही मिलेगा। अगर पब्लिक हमसे नाराज होते तो हम लोग को 3 लाख से ऊपर वोट नहीं देते। हैबर बाबा, सबसे पहले आपका स्वागत है केडीवी लाइव में और आपको मुबारकबाद आपके नया साल 2025 की। और आप किशनगंज अपना ठाकुरगंज विधानसभा वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे नए साल 2025 के मौके पर? अस्सलाम वालेकुम, आदाब। सबसे पहले पूरे जिला वासियों को मैं तहे दिल से नया साल का मुबारकबाद देता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि आने वाला साल हम सब के लिए अच्छा हो और सही सलामत से गुजरे। 2025 में क्योंकि हम लोग एंट्री कर चुके हैं जी, तो 2025 में जाहिर सी बात है बहुत चीज़ करने होंगी, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि 2024 जो बीता है तो आपके लिए 2024 कैसा रहा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक साल जो हम लोगों ने 2024 में बिताए हैं उस एक साल में क्या खट्टी मीठी कोई भी चीज़ जो भी आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे आप बताइए, कैसा रहा आपका 2024? मैं सबसे पहले अपने अवाम से, अपने दोस्तों से, अपने चाहने वालों से, किशनगंज के जनता से मैं यही कहूँगा कि 2024 में जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। जैसे 2024 हमारे लिए अच्छा गुजरा, अल्लाह का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उनके रहम करम से, अपने पीर मुर्शिद के रहम करम से और आप लोगों के दुआ से अल्लाह ने 2024 बहुत खुशी से और बहुत अच्छे से गुजारा। मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ अपना रब का। वो आपका पर्सनल लाइफ में जो भी है बढ़िया से गुजरा, अच्छी बात है और अल्लाह से दुआ है कि इसी तरीके से खुशियाँ लेकर आए आगे भी चल करके। लेकिन 2024 में एक कांड हुआ आपकी पार्टी का। कांड ये है कि 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ और उसमें आपके पार्टी के जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष है अख्तर अली वाल साहब, उनकी हार हुई है 2024 में। तो इसको आप क्या एक्सप्लेन करना चाहेंगे? देखिए, हमारी पार्टी की हार नहीं हुई है और ना हमारी पार्टी हारे है ना हम लोग हिम्मत हारे हैं। आप बता ही सकते हैं कि अगले इलेक्शन से इस बार हम लोगों का वोटों का रेशियो ज़्यादा है और इंशाल्लाह हम लोग को अच्छा वोट मिला है, लोग पसंद किया है। शायद हमसे और हमारे पार्टी से कहीं कुछ खामियां रह गया हो गया, कमी रह गया हो गया, इसीलिए हम लोग को हार का सामना करना पड़ा। इंशाल्लाह कोई बात नहीं, हार जीत लगे रहेंगे। आज हार है तो कल जीत है और इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे, मेहनत करते रहेंगे। और चूँकि हम लोग 2025 में एंट्री कर चुके हैं जी, तो 2025 में हम लोग को बहुत कुछ करना है। खास करके आप एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं और 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो 2025 में आप क्या अज़्म लेकर के चलेंगे? क्या आपका प्लान है? क्या आप करना चाहेंगे कि 2025 में ये चीज़ इसको करना है? देखिए, 2025 जो है
हम लोग का मिशन 2025 है पार्टी के लिए, और हमारी जो पार्टी है उसका पूरा तैयारी चल रहा है पूरे बिहार में, और हम मजबूती के साथ हमारी पार्टी इस बार इलेक्शन लड़ेंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी भी मिलेगी। एक 2025 में इलेक्शन लड़ेंगे आप लोग पूरे बिहार में, लेकिन सीमांचल में सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा 2025 विधानसभा चुनाव में? क्या दिक्कतें होंगी? क्या लगता है कि इस चीज़ को करने में हम लोगों को खास करके विधायक चुनने, कैंडिडेट चुनने में परेशानी, या फिर और किसी चीज़ के लिए परेशानी आप बता सकते हैं? क्या मुश्किल रहेगी आपके लिए? हम लोगों के लिए क्या मुश्किल रहेंगे? मुश्किल का परवा वो लोग कहते हैं जो लोग कमज़ोर है। हम लोग कहाँ कमज़ोर है? हमारी पार्टी कहाँ कमज़ोर है? और जो सीमांचल है यहाँ पर आपको कहाँ कमजोरी बुझा रहा है? नहीं सुनिए, हमारी पार्टी मजबूत है, हम मजबूत के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। धोखेबाज को धोखा ही मिलेगा। अगर पब्लिक हमसे नाराज होते तो हम लोग को 3 लाख से ऊपर वोट नहीं देते। पब्लिक हम पर खुश है, इसीलिए हम लोग को इतना वोट दिया है, और इस बार भी देंगे। मुश्किल इसलिए बोले क्योंकि एक नई पार्टी की एंट्री हुई है जन स्वराज की, जो कि मुसलमानों का हमदर्द होने का दावा करते हैं। तो आप भी मुसलमानों का हमदर्द होने का दावा करते हैं, तो इसको कैसे पार करेंगे आप? देखिए भैया, पहले वाला भी पार्टी आया तो मुसलमान का हमदर्द लेके आया। अभी भी जन स्वराज वही बात कहते हैं। आपको कुछ ही दिन एक वीडियो हमने देखा है मोबाइल पर कि मुसलमान को कितना धुतकारा दिया है भरी मजलिस में। हाँ, दिया कि नहीं दिया? वो अभी से मुसलमान को वो भरी मजलिस में बेइज्जती करने का काम किया, और वो इंसान मुसलमान के बारे में सोच रहा है। मुसलमान के बारे में कोई पार्टी नहीं सोच रहे हैं। बस हम लोगों को जो है वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मुसलमान को इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे वो लालू जी हो, चाहे वो लालू जी का बेटा हो, या चाहे अदर पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, जो भी हो, वो सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं और इस्तेमाल करने जा रहे हैं। लेकिन जनता समझ गए हैं, मुसलमान समझ गए हैं, अब ये सब बहकाव में आने वाला नहीं है। ये सब एक है, हम सब एक है। हम सिर्फ मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं, हम दलित की बात कर रहे हैं, हम पिछले की बात कर रहे हैं, हम गरीब की बात कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान के संविधान की बात कर रहे हैं। हमारे पार्टी, हमारे ओवैसी साहब, हमारे अख्तरुल ईमान साहब, हमारे प्रदेश के और नेता सब इसके बात कर रहे हैं। और रही जन स्वराज की बात, ये पार्टी जो हम लोगों को लोग कहते थे कि बी टीम, ये नरेंद्र मोदी का बी टीम है। आपको मालूम है कि ये नहीं सुनिए, बीजेपी का बी टीम है ये। उसने नरेंद्र मोदी को जिताने का काम किया, उसने क्या बोलते हैं बीजेपी को और अदर सब पार्टी को जिताने का काम किया। तो वो किसका रहेगा? कल वो बीजेपी को जिताने के लिए जद्दोजहद कर रहा था, आज वो बीजेपी का ये बोल रहा है। ये सब बकवास वाली बात है, ये झांसा देने वाली बात है, ये मुसलमान को गुमराह करने वाली बात है। इससे होगा नहीं, ये सब का ना चलेगा ना चलने देंगे। आम जनता आपके सामने, उसका फैसला खुद आप देख लीजिएगा 2025 को। अच्छा, आप चूँकि जिला अध्यक्ष हैं किशनगंज के एमआईएम से, तो सवाल आपसे ही बनता है कि किशनगंज में ज़्यादातर तो पूरा ज़्यादा परसेंटेज मुसलमानों की है किशनगंज में जी। तो किशनगंज में जितने भी विधानसभा है, क्या सभी में मुसलमान उम्मीदवार उतारा जाएगा इस बार, या फिर कुछ गैर मुस्लिम को भी टिकट मिलेगी? देखिए, सब कोई है दावेदार, इसमें मुसलमान भी है और इसमें जो है हिंदू भाइयों भी है। किशनगंज नहीं, बिहार के बारे में बात नहीं, पूरे बिहार के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए पूरे बिहार में सब दावेदार है, मुसलमान भी है, पिछड़ा जाति भी है, और सब भाई है। अब इसका फैसला हमारे आला कमान करेंगे, ओवैसी साहब करेंगे, अख्तरुल ईमान साहब करेंगे। ये सवाल इसलिए आपसे किया गया है, आदिल साहब करेंगे, इंजीनियर साहब करेंगे, इश्तियाक साहब, ये लोग करेंगे। ये सवाल इसलिए आपसे किया गया है क्योंकि एमआईएम को मुसलमानों की पार्टी समझी जाती है, तो इसलिए आपको सवाल पूछा जा रहा है कि आने वाले चुनाव में जितने भी बिहार में विधानसभा सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे, उसमें क्या गैर मुस्लिम कैंडिडेट रहेंगे? भाई, गैर मुस्लिम कैंडिडेट इस बार भी था ना, लोकसभा में हम लोग दिए ना।
लोकसभा राणा रंजीत साहब को दिए। बाकी 4 विधानसभा उपचुनाव हुआ तो उसमें भी गैर मुस्लिम था जी कैंडिडेट। जी। ऐसे देखिए, हमें जो इल्ज़ाम लगा दे, हमारे पार्टी पर जो भी इल्ज़ाम लगाए, हम हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक चल रहे हैं और हमारी पार्टी हिंदुस्तान का संविधान की बात कर रहे हैं। उसमें कोई जात नहीं है, उसमें सबके लिए है, मुसलमान के लिए भी है, पिछड़ा के लिए भी है। आप जानते ही हैं, हर कौम के आदमी हमारे पार्टी में है, हर कोई जुड़े हुए हैं। हम मुसलमान की बात इसलिए कर रहे हैं, मुसलमान की मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि कोई बोल नहीं रहा है, चाहे वो किसी भी मामला हो। हमारे ओवैसी साहब बोलते हैं, जो हक बात है वो बोलते हैं। एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, आप लोगों की तरफ से शायद कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, अगर आए भी है तो हमें उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि आप लोग दलितों के बारे में बात करते हैं जी। कि दलितों को इंसाफ मिलना चाहिए, जो भी उसकी हक की आवाज़ उठाते हैं जी। और जो बाबा साहब अम्बेडकर है उसके जय भीम का नारा भी लगाते हैं, काफ़ी मानते हैं आप लोग। लेकिन वही बाबा साहब को बीजेपी के जो सीनियर लीडर हैं अमित शाह, उनको अब शब्द यानी कि विवादित बयान दिया है उसके खिलाफ, बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ। आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया रहेगी उस पर? अच्छा, अम्बेडकर साहब के खिलाफ जो अमित शाह जी ने जो बोला है, उसका जवाब हमारे नेता, हमारे हिंदुस्तान का शेर ओवैसी साहब दे चुके हैं, अख्तरुल इमान साहब दे चुके हैं। और हम भी ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे आदमी को इस्तीफा देना चाहिए। ये इतना बड़ा पद पे है, अमित शाह जी इतना बड़ा पद पे है, उसको ये बात शोभा नहीं देता है, उसको ये बात शोभा नहीं देता है। आज हिंदुस्तान का बुनियाद, हिंदुस्तान का संविधान पर ही सब कुछ चल रहा है। अगर बनाने वाला बाबा साहब अम्बेडकर है, उसके खिलाफ अगर अमित शाह जी ये बोलते हैं तो ये बड़ी शर्मनाक वाली बात है। और इस बात पे हमारी पार्टी और हम लोग उससे इस्तीफा मांग रहे हैं। अच्छा, एक चीज़, एक बहुत दुखद घटना घटी है, आपके विधानसभा में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आप तो उसके हक में या फिर खिलाफ आवाज़ उठा ही सकते हैं। कोठिया में एक व्यक्ति को, जो कि हसीबुल नाम है, उन पर मवेशी व्यापारियों से पैसे छीनने का आरोप लगा और पुलिस उसको गिरफ्तार किया या फिर वो सरेंडर हुए। लेकिन जो आरोप है कि हसीबुल को इतना टॉर्चर किया गया पुलिस के द्वारा कि उसकी मौत हो गई, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने सुना है और हमारे पार्टी के जो आला कमान है बिहार के, अख्तर साहब भी बोला है, इसका जांच होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, रात के अंधेरे में कौन छीना है या क्या किया है, ये तो रब्बुल आलमीन जानते हैं। या नहीं, सुनिए ना, जैसे ये घटना जो हुई है, ये घटना का जांच होना चाहिए। और ये जो गरीब आदमी, ये जो गरीब को टॉर्चर किया है, पुलिस ने जो किया है, ये बड़ा गलत किया है, ये नहीं करना चाहिए। देखिए, हर इंसाफ, पुलिस का काम है उसको पकड़ना, उसको जेल भेजना, अदालत फैसला करेंगे। इसका फैसला अदालत है ना, तो अदालत करेंगे। अधिकार नहीं है फैसला करने, पुलिस को तो अधिकार है नहीं किसी को टॉर्चर करना, किसी को और करना, उसको पकड़ना, क्या दोषी है नहीं है, इसका फैसला अदालत करते। लेकिन ये सब जगह से सुना गया है, उसका भाई का भी बयान आया है कि उसके सामने उसका भाई को मारा है, तो इसका जांच होना चाहिए। प्रशासन का ऊपर पूरा जांच होना चाहिए। अगर प्रशासन गलत किया है उसका जांच होना चाहिए, और अगर प्रशासन गलत किया है तो उसको सजा मिलना चाहिए। यही हमारा मांग है, हमारे पार्टी का मांग है। उसको सजा मिलनी चाहिए, सब यही चाहते हैं। और अंतिम में आपसे सवाल पूछेंगे आपके ठाकुरगंज विधानसभा से रिलेटेड कि ठाकुरगंज में देखा जाता है कि भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम पर है, लेकिन इस पर अंकुश नहीं लग रही है। और आप अभी पद में नहीं है, फिर भी आप आवाज़ उठा रहे हैं इसके खिलाफ, तरह तरह के सोशल मीडिया हो या फिर जहाँ भी आपको मौका मिले इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। ग्राउंड में जाकर के, स्पोर्ट में जाकर भी आप बोलते हैं इसके खिलाफ। लेकिन
रुक नहीं रही है। मौजूदा विधायक जो हैं इस पर कोई बयान नहीं आ रहा है अब तक। आपको क्या लगता है कि अगर AIMIM की 2025 में ठाकुरगंज से कैंडिडेट जीतते हैं तो क्या इस पर एक्शन होगा? इसका पूरा एक्शन होगा। और रही बात ये जो धंधली वाला बात बोल रहे हैं, सरकार भ्रष्ट है, ये डबल इंजन वाला है, ये लोग का सोच गलत है। नीतीश कुमार जी का सरकार में अफसरशाही इतना बढ़ गया है कि आप भी जान रहे हैं, अवाम भी जानते हैं, सब कोई जानते हैं, लेकिन चुप बैठे हैं। आप ब्लॉक में जाइए, आप हर कुछ में जाइए, मैंने आपको भी बताया है, ये सरकार भ्रष्ट है। ये जो भी हो रहा है ये सरकार की कमी की वजह से है, ये पलटू राम चाचा की वजह से हो रहा है, और ये डबल इंजन की वजह से हो रहा है। ये सरकार भ्रष्ट है और इसके वजह से अफसरशाही बढ़ गया है। सब जगह ये सब है, ये सब शिकायत हम सुन रहे हैं, ये सब का बात का जवाब भी बोल रहे हैं। और आप जो बोले 2025 में अगर MIM आते हैं तो हम जनता से, अवाम से यही कह रहे हैं कि आप लोग अगर हमें कामयाबी करते हैं तो इंशाअल्लाह ऐसे होने नहीं देंगे, ना ऐसा अफसरशाही चढ़ने देंगे, ऐसा होने नहीं देंगे जी। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद KDV लाइव के साथ बात करने के लिए। जिला AIMIM जिलाध्यक्ष हैबर बाबा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और पूरे अवाम को मेरे तरफ से फिर से नया साल का बधाई देता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।